तो सब लोग हैं, कारवां आगे बढ़ रहा है। आज एक विशेष दिन भी है। हम आए थे पिछली बार नमन यात्रा के क्रम में, पार्टी गठन के बाद नमन यात्रा पर हम निकले थे और नमन यात्रा में हम लोगों ने तय किया था कि जहां जहां भी बिहार के महापुरुष जिनका जन्म स्थान है, कर्म स्थान है, वहां जाकर उनके प्रति नमन किया जाए, उनके स्मारक पर जाकर सर झुकाया जाए। यह कार्यक्रम हमने किया था और उस वक्त हम आए थे यहाँ मधेपुरा भी, जो बीपी मंडल साहब का स्मारक है उनके गांव में, वहां भी जाकर हम लोगों ने माथा टेका था, नमन किया था। और यहाँ पहुंचने के पहले हम लोग सीतामढ़ी तरफ से होकर आए थे। सीतामढ़ी में एक ऐसे महापुरुष के चरणों में सर झुकाया हमने जिनका जन्म स्थान है सीतामढ़ी के बाजपट्टी में। इतिहास में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, बहुत सारे लोगों को तो बहुत लोग जानते हैं, इतिहास ने भी उनको ठीक से याद रखा है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इतिहास ने भी ठीक से याद नहीं रखा है। लेकिन जिनको इतिहास ने ठीक से याद रखा है, उनसे बड़ी कुर्बानी कुछ लोगों ने दी है इस देश के खातिर, समाज के खातिर। और वैसे ही लोगों में एक शहीद रामफल मंडल, बाजपट्टी में जन्म स्थान उनका है। हम नमन यात्रा में वहां भी गए थे और उनके स्मारक के सामने भी हम लोगों ने सर झुकाया था। आजादी की लड़ाई में देश को आजाद करने के लिए कम उम्र में ही उन्होंने अपनी जान दे दी, और जान भी इस रूप में कि उनके ऊपर मुकदमा चला अंग्रेजी राज में, किसी की हत्या हुई थी, मारा गया था। और जब उनसे कहा गया, जज ने पूछा, तो सीधे उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ, हमने ही यह काम किया है। अब स्वीकार करने का मतलब ही था कि फांसी की सजा हो जाएगी। फांसी की सजा हो गई और हंसते हंसते झूल गए। तो वैसे लोग हुए हमारे यहाँ बिहार में, बिहार की धरती पे, सीतामढ़ी की धरती पे। आज उनकी जयंती का दिन है। हम लोग थे सुबह में सुपौल में, उनकी तस्वीर पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया, उनको याद किया, नमन किया। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से भी उनके चरणों में सर झुकाते हैं। आप सभी लोगों की ओर से, अपनी ओर से भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भाइयों और मित्रों, हम मधेपुरा में, सुपौल में जहां सुबह में उनके चरणों में सर झुकाए, वहीं शाम में कार्यक्रम के बाद हम लोग गए थे। यह जो दावा बिहार सरकार में बैठे हुए लोगों का रहता है कि हम अति पिछड़ा भाइयों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हम दलित महादलित के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उनका जो दावा रहता है, और उस दावे के हिसाब से अति पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए सरकारी दावा है कि हर जिला में हमने छात्रावास जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से छात्रावास बनाया है, बना भी है। हम गए थे सुपौल में कल शाम में, कर्पूरी ठाकुर छात्रावास को देखने के लिए कई लोगों ने कहा कि जरा स्थिति वहां देखिए कि क्या स्थिति है। सरकार दावा करती है कि अति पिछड़ा समाज की भलाई के लिए हम कितना कुछ कर रहे हैं, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए। हम लोग गए थे, सभी लोग गए थे वहां देखने के लिए। छात्रावास करोड़ों रुपया लगाकर खर्च हुआ है, बना है, लेकिन ऐसी जगह बन गया है जहां विद्यार्थी रह ही नहीं सकता। उसमें रहने वालों की क्षमता लगभग 100 के लगभग है, 90-100, लेकिन वहां मुश्किल से 10 से 15 विद्यार्थी मिले। और उन लोगों ने कहा कि कोई इंतजाम नहीं, और कहा क्या, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। वास्तव में वहां
कोई झोपड़ी में रहकर ठीक से पढ़ाई कर सकता है, जितनी ही सुविधा वहां मिले, लेकिन वहां रहकर पढ़ाई करना संभव नहीं है। 3 महीना से जनरेटर में तेल नहीं है, बिजली चली जाए तो कैसे रहेगा? जनरेटर में 3 महीना से तेल नहीं है और 10-15 विद्यार्थी वहां में। अभी 2017 में उस भवन का उद्घाटन हुआ, छत टपकती है, अब बरसात में कैसे विद्यार्थी वहां रहेगा समझ लीजिए। शौचालय में किवाड़ नहीं है, कैसे विद्यार्थी वहां रहेगा समझ लीजिए। आजकल जो पढ़ाई होती है, नेट की जरूरत होती है, ऑनलाइन पढ़ाई, बिना उसका तो काम ही नहीं चलता है। और 2.5-3 महीना से वहां नेट कनेक्शन खत्म, बंद पड़ा हुआ। अब बताइए, एक तरफ सरकार का दावा और वह जो छात्रावास बनाया गया है, उस तरह का छात्रावास बिहार के अन्य हिस्सों में भी बने, उसमें सिर्फ अति पिछड़ा समाज के बच्चों को रहना है। अब अति पिछड़ा समाज के बच्चों को के प्रति उस छात्रावास को देखकर सरकार क्या कर रही है, इसका अर्थ लगाया जा सकता है। और ऐसा सिर्फ वही नहीं है, वहां तो चूंकि कल हम लोगों ने देखा, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं, बात ध्यान में आ गई। अंबेडकर कल्याण छात्रावास, जिसमें दलित महादलित वर्ग के बच्चे रहते हैं, वहां भी स्थिति बिल्कुल नारकीय रहती है। हम पहले दूसरा जिला में कई जगह जाकर देख चुके हैं। तो यह राज्य सरकार जो अपनी पीठ थपथपाते रहती है कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं, अति पिछड़ा के लिए, दलित महादलित के लिए, झूठे तौर पे सीधे कहिए तो सरकार झूठ बोलती है। सिर्फ कागज में उनकी योजनाएं पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए सिमटी हुई है, वास्तव में योजना नीचे लोगों के लाभ के लिए नहीं है। यह यहाँ का उदाहरण है जो हमने आपको बताया है। भाई और मित्रों, इस तरह से चल रही है सरकार, और इस तरह से चल रही है, हम लोगों को भी कभी कभी बहुत दुख होता है कि क्या होना था, क्या हो गया, क्या होना था। 2005 के पहले जब नीतीश कुमार जी संघर्ष में थे, बिहार में सत्ता में परिवर्तन हो और हम बदलाव लाए, 1994-95 में समता पार्टी बनी थी और तब से गाड़ी आगे बढ़ी। 2005 में आकर नीतीश जी सरकार में आए, मुख्यमंत्री बने। तो वह जो संघर्ष था उस समय, किस बात के लिए संघर्ष था, किसके खिलाफ संघर्ष था? उस वक्त लगातार 12-14 साल तक जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष का मकसद सिर्फ इतना ही था। लगातार हम लोग नीतीश जी के साथ बिहार भर में घूमते रहते थे, लोगों से आग्रह करते रहते थे कि एक बार मौका दे दीजिए, क्योंकि बिहार की जो दुर्दशा है, उस दुर्दशा से बिहार को हम बाहर लाना चाहते हैं। क्या स्थिति थी उस समय? कई साथियों ने उसकी चर्चा की। 2005 के पहले बिहार भर की जो स्थिति थी, यहाँ व्यापारी वर्ग के लोग घर छोड़कर बाहर भाग रहे थे। किसकी हत्या कहाँ हो जाए, किसका अपहरण कहाँ हो जाए, रोजमर्रे की घटना, इस तरह की घटना रोजमर्रे की घटना बन गई थी। हर तरफ महिलाओं के साथ उसी तरह का दुर्व्यवहार, चारों तरफ जो एक अंधकार का वातावरण था, एकदम खौफनाक मंजर दिख रहा था। उसी से मुक्ति के लिए तो नीतीश कुमार जी को बिहार के लोगों ने सत्ता में बैठाने का काम किया। उसी से मुक्ति के लिए नीतीश कुमार जी सत्ता में बैठे, काम भी शुरुआती दौर में अच्छा किया उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं। मुख्यमंत्री बने तो उस खौफनाक मंजर से बिहार को लाया भी नीतीश कुमार जी ने, इसमें भी कोई दो राय नहीं। सब कुछ किया, लेकिन अंत में आकर के जब नीतीश जी ने एक तरह से कह दिया है कि अब हमारी अंतिम पारी है राजनीति में, अब यहां आकर के नीतीश जी ने क्या निर्णय ले लिया है, भाइयों और मित्रों, हम लोग तो कभी सपना में भी नहीं सोच सकते थे कि नीतीश कुमार जी भी ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिस तरह के निर्णय को नीतीश कुमार जी ने अभी लेने का काम किया। हम लोग भी उनके साथ चले गए थे। कई लोग सवाल करते होंगे गांव में कि अभी तो आप राष्ट्रीय लोक जनता दल की बात करने आए हैं, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी तो थी, क्यों समाप्त किया था? भाइयों और मित्रों, उस वक्त जब 2020 में
विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव के बाद राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय हमने कर दिया था नीतीश जी की पार्टी के साथ। उस चुनाव का जो परिणाम हुआ, उस परिणाम को देखकर हम लोगों ने समझा और लोगों की भावना भी यही थी कि अब दोनों पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, दोनों पार्टी को अब अलग अलग रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग रखने में जो लोगों के मन की बात आ रही थी उसने आगे आने वाले दिनों में बड़े खतरा की आशंका हो रही थी। याद कीजिए 2020 में विधानसभा का जब चुनाव हुआ, जरा ठीक से समझिएगा चीजों को, लोग सवाल पूछते होंगे गांव में। 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार अलग से था और हमने एक अलग गठबंधन बनाया था। हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन की ओर से अलग से उम्मीदवारी थी बिहार में सभी जगह। और उस चुनाव का जो परिणाम हुआ, बिहार के कई हिस्सों में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का समर्थन लोगों ने ठीक से किया। सब जगह नहीं किया, लेकिन कई इलाकों में ठीक से लोगों ने वोट दिया। शाहबाद का इलाका, मगध का इलाका, चंपारण, सीतामढ़ी वगैरह, इन जगहों पर हमारे उम्मीदवार को लोगों ने ठीक से वोट दिया। लेकिन ठीक से वोट दिया, उतना वोट नहीं दिया जिससे हमारा उम्मीदवार कहीं से जीत पाता। लेकिन कहीं 30,000, कहीं 40,000, 45,000 वोट हमारे उम्मीदवार को मिला। तो यह जो वोट मिला, उसका परिणाम, हमारा तो कोई उम्मीदवार नहीं जीत पाया। आप लोग जरा सोचिए, उस वक्त बहुत नहीं, हम लोग को यह अपेक्षा लेकर भी नहीं चल रहे थे कि कोई राष्ट्रीय लोक समता पार्टी या जो हमारा गठबंधन है, इस गठबंधन से कोई 100 सीट जीत जाएंगे, 150 सीट जीत जाएंगे, सरकार बना लेंगे, ऐसा हम लोग सोचते भी नहीं थे। लेकिन उस वक्त ज्यादा नहीं, अगर 5-7 सीट भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जीत गई होती तो पूरे बिहार की राजनीति हमारे हाथ में होती कि नहीं होती? पूरे बिहार की राजनीति हमारे हाथ में होती। तो लोगों ने थोड़ी कंजूसी कर दी। जो लोग सवाल पूछते होंगे गांव में, उनको बताइएगा कि आप लोगों ने कंजूसी उस समय कर दी। ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा का उम्मीदवार नहीं जीत पाया, कंजूसी नहीं करते तो पूरी राजनीति उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में उसी समय आ गई रहा। लेकिन लोगों ने कंजूसी कर दी। उस कंजूसी का दुष्परिणाम क्या निकला? हमारा नहीं जीता, कोई बात नहीं। दुष्परिणाम निकला, जिन इलाकों में हमारे उम्मीदवारों को लोगों ने अच्छा वोट दिया, वहां सब जगह से नीतीश कुमार जी का उम्मीदवार हार गया। पूरा का पूरा शाहबाद साफ हो गया, एनडीए साफ हो गया। नीतीश जी का उम्मीदवार कहीं से नहीं जीत पाया और पूरे बिहार की जो स्थिति बनी, उसी के चलते तो 43 पर चले आए नीतीश जी। जो कभी 100-110 जीतते थे, सिर्फ 43 पर चले आए, 43। तो नीतीश कुमार जी 43 पर चले आए। हमारा वोट और नीतीश कुमार जी का वोट, जो सामाजिक समीकरण है, उस समीकरण के हिसाब से हम भी उसी वोट पर दावेदारी कर रहे थे जो वोट नीतीश कुमार जी को मिलता था। हम दोनों के बीच जो वोट का डिवीजन हुआ, उस डिवीजन का परिणाम हुआ कि लालटेन वाले फिर से अपना लालटेन का शीशा साफ करने में लग गए और फिर से अपना कुर्ता पजामा टाइट करके सड़क पर निकलने लग गए। उनको लगा कि चलो अब नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई में और फिर से हम अपने लालटेन को जला लेंगे। उनके मन में यह बात आने लगी और सच में ऐसा दिखने भी लगा। तब नीतीश कुमार जी को भी चिंता हुई और उन्होंने पहल की। हम लोगों को भी लगा कि इस लड़ाई में, हम दोनों की लड़ाई में लालटेन वाले आ जाएंगे। हम लोगों ने, हमारे साथियों ने मिलकर बैठकर विचार किया। हम लोग राजनीति करते हैं लोगों के लिए, समाज के लिए, राज्य देश के लिए। तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए व्यक्तिगत रूप से जो परेशानी होगी हम उसको झेल सकते हैं। हमारे लोग आलोचना करेंगे, हम उसको भी झेल लेंगे। लेकिन हम अगर इसी रूप में बने रह जाएंगे और हम लोगों के इस रूप में बने रहने के कारण राष्ट्रीय जनता दल के लोग फिर से बिहार में आ जाएंगे, इस स्थिति को हम लोग कबूल करने वाले नहीं थे। हम लोगों ने उसी समय सोचा कि दोनों लोग अलग अलग रह जाएं।
नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, तो राष्ट्रीय जनता दल फिर से आ जाएगा और फिर से आ जाएगा। 2005 के पहले वाली स्थिति बनेगी। इसको हम लोग किसी भी हाल में कबूल करने वाले न उस वक्त थे न आज है, यह हम आपको कहने के लिए आए। और इसीलिए हम लोगों ने मिलकर, नीतीश जी से बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा अंदर में उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो कुछ भी बात हुई राज्य की खातिर, समाज की खातिर हम लोगों ने फैसला लिया कि चलिए जो कुछ भी होगा देख लेंगे, लेकिन लालटेन वालों को फिर से हम नहीं आने देंगे। इसलिए हम लोग एक साथ हो गए। उस वक्त एक साथ होना जरूरी था। हम नहीं चाहते थे कि हम लोगों के किसी काम से लालटेन वाले फिर से आ जाएं। क्या करते, यही एकमात्र रास्ता था। लेकिन उस वक्त वाकई बाकी लोगों ने जो भी सोचा हो, हमने तो कभी सपना में भी नहीं सोचा था कि जो नीतीश कुमार जीवन भर उसी लालटेन के खिलाफ राजनीति करके सत्ता में आते रहे, अब वही नीतीश जी माथे पर लालटेन लेकर चलने लगेंगे और उपेंद्र कुशवाहा को भी कहेंगे लालटेन छाप जिंदाबाद, और उपेंद्र कुशवाहा पीछे से कहे जिंदाबाद जिंदाबाद। यह कभी हमने सपना में भी नहीं सोचा था, लेकिन नीतीश जी ने यही कर दिया, यही कर दिया। सार्वजनिक रूप से उन्होंने घोषणा कर दी कि अब आगे राष्ट्रीय जनता दल के राजकुमार के हाथ में बिहार का नेतृत्व होगा। तब हम लोगों को लगा, हमने कहा नीतीश जी से कि नीतीश जी यह ठीक नहीं है, ऐसा कीजिएगा, आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी तो सबसे पहले बर्बाद हो जाएगी, जनता दल यूनाइटेड बर्बाद हो जाएगा। हमने उनको कहा और जनता दल यूनाइटेड में हम गए थे। उस वक्त अभी कई लोग बोलते रहते हैं, जेडीयू के लोग, जो आज की तारीख में बिल्कुल गलत बात है, बोलते हैं आज भी लोग, जेडीयू के लोग, कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री के रेस में शामिल करना है। देखिए, याद कीजिएगा, सबसे पहली बार जनता दल यूनाइटेड में आने के बाद अगर किसी एक व्यक्ति ने नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री मटेरियल के रूप में कहने का काम किया था, तो जेडीयू का और कोई नेता नहीं, उस समय उपेंद्र कुशवाहा ने कहने का काम किया। हमने कहा था, क्योंकि उस वक्त यह बात संभव थी। उस वक्त जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी हम बनाएंगे, इस संकल्प के साथ हम गए थे ना। हम तो अपना जो भी राजनीतिक कमाई हमारी थी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में, सबको न्योछावर करके गए थे ना, सबको समाप्त करके हम गए थे। और सबको समाप्त करके गए थे तो एक भरोसा था, जनता दल यूनाइटेड भी जिन लोगों ने अपना खून पसीना लगाकर उस पार्टी का निर्माण किया, उसमें एक उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम है, वह उस पार्टी को भी बनाने वाले हम ही लोग हैं। तो हमको लगा कि चलिए, नीतीश जी कह ही रहे कि अब अलग पार्टी चलाने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही पार्टी, यह भी आपकी पार्टी है। तो हम तो इसलिए गए थे, सब कुछ न्योछावर करके गए थे। लेकिन सब कुछ न्योछावर करके गए और उस रूप में जो परिणाम आया, हम गए थे, जाते जाते हमने कहा था कि जेडीयू को नंबर 1 की पार्टी बनाएंगे, और उसी वक्त हमने कहा था कि पीएम मटेरियल है नीतीश कुमार जी। हमको भरोसा था कि जनता दल यूनाइटेड को हम मजबूती से आगे बढ़ाएंगे और नीतीश कुमार जी को इसी पार्टी के माध्यम से प्रधानमंत्री के रेस में, पद के रेस में शामिल करना संभव हो पाएगा। लेकिन जो नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया, उस फैसला का परिणाम अब इस रूप में हुआ कि अब जनता दल यूनाइटेड, बिल्कुल समझ लीजिए, बाहर से भले दिखता होगा कि पार्टी है, अब कोई पार्टी नहीं, लेवल जरूर बाहर लगा हुआ है, अंदर से पूरे तौर पे खोखला डब्बा की तरह है, माल बिल्कुल नहीं है, बाहर सिर्फ लगा हुआ है बोर्ड, सिर्फ बोर्ड लगा हुआ है। तो यह पार्टी अब बर्बाद पार्टी होगी। कैसे चलती पार्टी? राष्ट्रीय जनता दल की जो स्थिति थी, उस स्थिति के विरोध में ही तो यह पार्टी आई थी। राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक लोग जो गांव में लाठी में तेल पिलाकर लाठी चला रहे थे, उसी के खिलाफ तो समाज में गोलबंदी हुई थी। जिस गोलबंदी में अति पिछड़ा समाज के लोग, जिस गोलबंदी में लवकुश समाज के लोग, धानुक समाज के लोग, महादलित, दलित समाज के लोग, बाद में अल्पसंख्यक समाज के लोग भी आए, बाद में सवर्ण समाज के लोगों ने भी साथ दिया।